26/11 आतंकी हमलों के बाद का दौर, जब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम अजमल कसाब के खिलाफ सरकार का केस लड़ रहे थे। उन पर जान का खतरा भी था, ऐसे वो अपने कई इंटरव्यूज में भी कह चुके हैं। दूसरी तरफ कसाब मुंबई के 26/11 आतंकवादी हमलों में शामिल ये इकलौता आतंकवादी था जो जिंदा पुलिस के हत्थे चढ़ा था। 166 निर्दोष लोगों की हत्या का आरोपी कसाब पर मामला निकम को चलाना था। उन्हें अक्सर अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता होती रहती थी। ऐसी ही चिंता दयान कृष्णन को भी होती होगी। उन्होंने 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले के आरोपी अफजल गुरु के खिलाफ केस लड़ा था। एक तरफ कर्तव्य और दूसरी तरफ अपने परिवार का ख्याल। 10 अप्रैल को राणा अमेरिका से भारत लाया गया। राणा के खिलाफ सबूतों की लंबी सूची है, जिनमें से ज्यादातर सार्वजनिक हैं। हमलों के लिए रैकी करने आए डेविड कोलमैन हेडली ने राणा के बारे में बताया था। आज भारतीय एजेंसियां यहां तक जानती हैं कि राणा हमलों से पहले कितनी दफा भारत आया, कहां रुका और उसने किस किस से बातचीत की। लेकिन कसाब की ही तरह राणा को भी सीधे सजा नहीं होगी। उसे अदालत में एक मुकदमे का सामना करना होगा और इसके बाद ही यह तय होगा कि राणा को क्या सजा भुगतनी होगी। सरकार की तरफ से इस मुकदमे को नरेंद्र मान लड़ेंगे। राणा को भी बचाव का मौका मिलेगा और राणा की ओर से दलीलें पेश करने के लिए पीयूष सचदेवा को नियुक्त किया गया है। इस वीडियो में हम इन दोनों वकीलों पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं रिया और आप खबरगांव देख रहे हैं। राणा का मामला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के पास है। एनआईए की टीम ने 10 अप्रैल की रात को ही उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर दिया और 20 दिन की रिमांड मांगी। अदालत ने 18 दिन की कस्टडी मंजूर की है। इन 18 दिनों में एनआईए राणा से पूछताछ करेगी। जैसे जैसे एजेंसी के पास जानकारी इकट्ठा होती जाएगी, वो चालान और चार्जशीट तैयार करती रहेगी, जो अंततः एनआईए की विशेष अदालत में पेश किए जाएंगे। जब तक एजेंसी ये काम कर रही है, दोनों पक्षों के वकील अपनी ओर से मामले की तैयारी करेंगे। एनआईए का पक्ष नरेंद्र मान को रखना है। उन्हें केंद्र सरकार ने 3 साल के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। 58 साल के मान केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और एनआईए के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पेपर लीक मामले पर काम किया। 2018 में सामने आए इस मामले में संगठित गिरोहों ने पेपर लीक किए और कई उम्मीदवारों ने पैसे लिए। सीबीआई की ओर से मान ने दिल्ली हाई कोर्ट में सबूत पेश किए, जिसमें डिजिटल रिकॉर्ड्स, बैंक लेन देन और गवाहों के बयान शामिल थे। इसके अलावा एक और बड़ा मामला था कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। इस केस में भी मान सीबीआई की टीम में शामिल थे, जो इस केस की जांच कर रही थी। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए घोटाले का मामला 2011 में सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में देश को 70,000 करोड़ रुपए का चूना लगा था। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सुरेश कलमाड़ी का नाम सामने आया था, जो कलमाड़ी आयोजन समिति के अध्यक्ष थे। इल्जाम लगा कि टेंडर देने की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ था। सभी चीजें लगभग 2 गुने दाम पर खरीदी गई थी। इस घोटाले से जुड़े कई केसेस साल 2022 तक कोर्ट में थे। साल 2020 में इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले में एक आरटीआई याचिका डाली थी, जिससे पता चला था कि लगभग 50 से आसपास के मामले अभी भी लंबित पड़े हुए हैं। मान ने जैन हवाला कांड मामले में भी पैरवी की थी। 1990 के दशक में हुआ यह घोटाला जैन बंधुओं एसके जैन, एनके जैन, बीआर जैन और जेके जैन द्वारा चलाए जा रहे हवाला नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। इसमें कथित तौर पर राजनेताओं, नौकरशाहों और बाकी प्रभावशाली लोगों को 64 करोड़ रुपए का अवैध भुगतान किया गया था, ऐसा कहा जाता है। घोटाला तब सामने आया जब सीबीआई ने जैन बंधुओं के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में डायरी मिली, उसी डायरी में भुगतान की जानकारी मिली थी। सीबीआई की लीगल टीम में मान भी शामिल थे। तब सीबीआई की टीम ने डायरी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ डायरी को पर्याप्त सबूत मानने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण जैन बंधुओं पर लगे आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ये तो था नरेंद्र मान का परिचय। मान वकीलों की एक टीम का हिस्सा है, जिसे लीड करेंगे एक और नामी वकील। वो वकील जिन्होंने अफजल गुरु के खिलाफ केस लड़ा था, दयान कृष्णन। कृष्णन एक अनुभवी क्रिमिनल लॉयर हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं और देश के पहले नेशनल लॉ स्कूल से पढ़े हैं। 2001 में संसद हमला, 2012 में निर्भया गैंगरेप मर्डर मामला, दोनों केस उन्होंने दिल्ली पुलिस की ओर से लड़े। अब वो तहव्वुर राणा के खिलाफ एनआईए की टीम को लीड करेंगे। वो तहव्वुर राणा के केस से 2010 से ही जुड़े हुए हैं। वो एनआईए की उस टीम का हिस्सा थे जिसने डेविड कोलमैन हेडली से शिकागो
विभागों में पूछताछ की थी। डेविड हेडली मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ता था। मुंबई की कई जगहों जैसे कि ताज होटल, ओबरॉय, ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और नरीमन हाउस को आतंकियों ने निशाना बनाया था। इन सभी जगहों की हेडली ने ही रैकी की थी। हेडली ने नक्शे बनाए, तस्वीरें और वीडियोस बनाए जो हमलावर आतंकियों को दिए गए। इसके बाद उसे 2009 में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया, लेकिन तहव्वुर राणा की तरह उसकी भारत वापसी नहीं हुई। कारण भारतीय और अमेरिकी एजेंसियों की डील। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते के तहत हेडली ने आईएसआई, अल-कायदा के बारे में जानकारी दी और अमेरिका के लिए हेडली एक एसेट बन गया, लेकिन तहव्वुर राणा को भारतीय एजेंसियां यहां लाने में सफल रहीं। वैसे तहव्वुर राणा ने अमेरिका में प्रत्यर्पण से बचने के लिए बहुत हाथ पैर चलाए थे। उसने डबल जेपर्डी का तर्क दिया था। यह सिद्धांत कहता है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा नहीं चल सकता, लेकिन कृष्णन ने कोर्ट में यह साबित किया कि यह तर्क लागू नहीं होता क्योंकि आरोपों की प्रकृति अलग है, सिर्फ आरोपी का आचरण नहीं देखा जा सकता। इसके बाद प्रत्यर्पण के हक में फैसला आ गया। राणा ने इसके बाद अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण को चुनौती दी, लेकिन वहां उसकी याचिका खारिज हो गई। जैसा हमने पहले बताया था, तहव्वुर राणा को बचाव का मौका दिया जाएगा और सरकार की ओर से एक वकील भी। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण ने इसके लिए वकील पीयूष सचदेवा का नाम भेजा है। वो दिल्ली में पिछले 1 दशक से वकालत करते आ रहे हैं। 37 साल के सचदेवा ने 2011 में पुणे के ILS लॉ कॉलेज से अपनी कानून की डिग्री हासिल की। इसके बाद लंदन से इंटरनेशनल बिजनेस और कमर्शियल लॉ में मास्टर डिग्री हासिल की, लेकिन उन्हें DLSA ने राणा का वकील क्यों बनाया? क्योंकि राणा ने कोर्ट में बताया कि उसके पास कोई निजी वकील नहीं है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 के मुताबिक हर आरोपी को आपराधिक मामले में वकील पेश करने का अधिकार है। अगर आरोपी के पास निजी वकील नहीं है तो सरकार आरोपी के लिए एक वकील नियुक्त करती है। बहरहाल, आपको इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। खबर गांव पर कैमरे के पीछे थे सर्वेश्वर।